नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनाले का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की सांसद खेल महोत्सव में शिरकत। सीएम सैनी ने पंचनद सदन का किया शुभारंभ। रोहतक बॉडी बिल्डर मर्डर मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कर्नाटक से आरोपियों को किया काबू। डीजीपी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, सालों तक जेल में रहेंगे। विश्व चैंपियनशिप विजेता अंतिम बंगाल ने जीता मेडल। हरियाणा के नाम रहा खास खिताब। हैदराबाद में कुश्ती चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फतेहाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मनोहर मेमोरियल कॉलेज में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 के ग्रैंड फिनाले समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ खेल एवं युवा मामले मंत्री कृष्ण बेदी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है, जिसमें गांव, ब्लॉक और संसदीय क्षेत्र स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। फतेहाबाद में इस महोत्सव का ग्रैंड फिनाले बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए और युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचनद सदन का शुभारंभ किया। पंचनद सदन जिले की एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने इस अवसर पर जिले को कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी और नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। साथियों, आज इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं इन प्रतियोगिताओं के जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे हर खिलाड़ी की मैं सराहना भी करता हूं। आप सब ने मिलकर के प्रतियोगिता को सफल बनाने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मैं देता हूं। सभी युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का परिणाम है, जिसका उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसमें भारी संख्या में हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 2 देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये शामिल भी हो गया है। इसके लिए मैं विशेष तौर से अपने राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रोहतक जिले के गांव हुमायूंपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित धनखड़ की भिवानी में हुई निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों सहित 3 को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज धनखड़ खाप ने महापंचायत बुलाई और इसकी जानकारी डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि 2 मुख्य हत्यारे बेंगलुरु से गिरफ्तार। सीआई भिवानी को बधाई, शेष भी जल्द ही धरे जाएंगे, सालों जेल में सड़ेंगे। और बता दें कि रोहित धनखड़ अपने दोस्त गांव बोंदकला निवासी जतिन के साथ 28 नवंबर को शादी समारोह में भिवानी गया था और शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हुई और उसके बाद उन्हीं युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट करते हुए उसे अधमरा कर दिया था और बाद में रोहित की इलाज के दौरान पीजीआई में मौत हो गई थी। दो बार के विश्व चैंपियनशिप विजेता अंतिम बंगाल ने हैदराबाद में शुरू हुई 2025 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिला 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर अपने शहर का नाम रोशन किया है। टूर्नामेंट के पहले दिन महिला कुश्ती के सभी 10 भार वर्गों में मुकाबले हुए, जहां देश के पहलवानों ने 2026 एशियाई खेलों और अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी शुरू की। रेलवे खेल सर्वाधन बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रही ओलंपियन अंतिम बंगाल अब 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही हैं, जबकि पहले वह 53 किलोग्राम में खेलती थी। उनके अलावा मनीषा 57 किलोग्राम और निशा दहिया 68 किलोग्राम में भी अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीते और प्रिया मलक को
76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हरियाणा की ज्योति बेरवाल से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हरियाणा ने 190 अंकों के साथ महिला टीम खिताब अपने नाम किया। हरियाणा के पुलिस प्रशासन में जल्दी बड़ा फेरबदल हो सकता है। राज्य के डीजीपी और एडीजीपी रैंक के अधिकारियों समेत कई आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादलों की सूची किसी भी समय आ सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह इस बात पर टिकी है कि आईपीएस अधिकारियों का तबादला सूची में अवकाश पर चल रहे पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का नाम होगा अथवा नहीं। शत्रुजीत कपूर के पास यदि पुलिस महानिदेशक का दायित्व बरकरार नहीं रखा जाता तो इस स्थिति में उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अथवा पुलिस आवास निगम में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में शत्रुजीत कपूर राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर चुके हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार द्वारा आत्महत्या करने के मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के चलते शत्रुजीत कपूर 2 महीने के अवकाश पर चले गए थे। उनके स्थान पर डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शत्रुजीत कपूर की अवकाश अवधि 14 दिसंबर को पूरी हो रही है और राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि उनके अवकाश से लौटने के बाद तकनीकी रूप से पहले पुलिस महानिदेशक के पद का दायित्व संभालेंगे। करनाल में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट के 40 हरे भरे पेड़ काटे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण आंखों में धूल झोंकने जैसा है और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास प्रतीत होता है। कोर्ट ने एचएसवीपी को 3 महीने के भीतर ग्रीन बेल्ट को उसकी मूल अवस्था में बहाल करने का आदेश दिया है। ये मामला कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य से जुड़ा है, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के गत 3 मई के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट करना किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है। पीठ ने 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें पेड़ काटने की पूरी प्रक्रिया और औचित्य बताया जा सके। रेवाड़ी कोसली रेलवे स्टेशन रोड स्थित राव मार्केट में चोरों ने 2 ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया। दुकान मालिकों के मुताबिक चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। दुकानदार को कितना नुकसान हुआ इसका भी आंकलन किया जा रहा है। चोरों की सूचना मिलते ही और पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक झाड़ौदा निवासी कुलदीप की दीप ज्वेलरी और कौसली आस्था कॉलोनी निवासी पवन की इंसल ज्वेलरी नाम से दुकान है। दोनों रोजाना की तरह दुकानें बंद कर घर चले गए थे और सुबह जब वो पहुंचे तो चोरी का पता चला। दुकानदारों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। दोनों दुकानदार अब आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, जिससे चोरी करने वालों का पता लग सके। जल्दी चोरी करने वालों को पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न जिलों में पशुओं में लंपी स्किन डिसीज का संक्रमण बढ़ रहा है। इस बीमारी के लक्षण पिछले दिनों हरियाणा से बाहर भी कुछ जगह पर देखने को मिल रहे थे। इससे बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने पशुपालकों के लिए रेड एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बीमार पशु का उपचार केवल नजदीकी पशु चिकित्सालय या औषधालय की सलाह से करवा सकते हैं। घाव और जटिल लक्षणों का उपचार केवल विशेषज्ञ चिकित्सक की देखरेख में ही हो। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण तत्काल करवाएं, यही सर्वश्रेष्ठ बचाव है। संक्रमित पशुओं को रोग समाप्त होने तक पशु मेलों और दूसरे क्षेत्रों में ले जाना सख्त वर्जित है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जूनोटिक नहीं है, यानी मनुष्यों में नहीं फैलता। पशुपालक घबराए नहीं, लेकिन पूरी सावधानी अवश्य बरतनी होती है। हालांकि पशुपालन विभाग ने जिले भर के गोवंश पालकों और सभी गौशालाओं को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानी बरतने के विशेष दिशा निर्देश दिए थे और पशुपालन विभाग ने ये केस ना बढ़े इसको लेकर टीकाकरण अभियान भी शुरू किया था। पंचकुला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुबह से ही जिला न्यायालय परिसर में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, बैंक वसूली और पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना दावा मामलों को लेकर बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत में पहुंचे और लोक अदालत में मामलों का सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटारा किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। जिला न्यायालय परिसर और उपायुक्त कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क पर पैरालीगल वॉलंटियर्स लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और कोर्ट रूम की जानकारी से लेकर केस लिफ्टिंग तक हर स्तर पर मार्गदर्शन किया जा रहा है।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।